सुनो, डीजेनरेसी एंड इट्स सॉल्यूशन, दो कंडीशन हुई थी। डीजेनरेसी किसको कहते हैं पहले यही भी कॉल कर लेते हैं। कहा गया था कि अगर आपके पास रो की संख्या कितनी हो m, कॉलम की संख्या कितनी हो n, तो आपके पास आपका इनिशियल सॉल्यूशन जो निकल करके आ रहा है वो नॉन डीजेनरेट हो, डीजेनरेट ना हो। उसके लिए नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलोकेशन। अगर इतने एलोकेशन आपके पास हैं तो ड्यूरिंग ऑप्टिमैलिटी चेक जब आप लूप फॉर्म कर रहे होगे तो आप लूप बना सकते हो, और अगर आपके पास इतने नहीं है तो आप लूप फॉर्म नहीं कर सकते हो। तब अगर ये संख्या मतलब नंबर ऑफ एलोकेशन लेस देन m प्लस n माइनस 1 आ गया, तो आपका सॉल्यूशन तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। यानी आपके न्यूमेरिकल में या आपके सॉल्यूशन में क्या आ चुकी है, डीजेनरेसी आ चुकी है। डीजेनरेसी दो स्टेप में आ सकती है, जिसमें पहला केस करवा रहे हैं डीजेनरेसी एट इनिशियल सॉल्यूशन, कि जैसे आप एलोकेट करो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, लीस्ट कॉस्ट से, वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन से, किसी से भी जैसे आप इनिशियल एलोकेशन करो तुरंत आपको मिले नंबर ऑफ एलोकेशन लेस देन m प्लस n माइनस 1 हो गया। पहला केस ये है। दूसरा केस, आप एक बार एलोकेट करो आपको m प्लस n माइनस 1 मिले, ये आपको मिल जाए, लेकिन जब आप ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर रहे हो तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में जब आप लूप बनाओ तो लूप बनाने के दौरान जहां पर आपको नेगेटिव साइन मिला दोनों ही जगह पर सेम नंबर ऑफ एलोकेशन आया है, तो होगा क्या, यहां से एक अनऑक्युपाइड सेल तो भर जाएगी, यहां से एक अनऑक्युपाइड सेल भर जाएगी, लेकिन खाली कितनी हो जाएगी, दो, और जबकि खाली केवल कितनी होनी चाहिए थी, एक। तो जब दो खाली हो जाएंगी तो फिर से डीजेनरेसी आ गया, क्योंकि m प्लस n माइनस 1 से कम हो चुका है। दूसरे वाले को बाद में डील करेंगे, सबसे पहले इनको डील कर रहे हैं डीजेनरेसी एट इनिशियल कंडीशन। जब आप इनिशियल सॉल्यूशन निकाल रहे हो तब क्या होगा। चलो शुरुआत करते हैं। लैंग्वेज लिखना, लिखो टू रिसॉल्व degeneracy comma allocate a very small quantity, allocate a very small quantity close to zero, allocate a very small quantity close to zero, ठीक, to one or more, to one लिख लो तो समझाते हैं, to one or more, ठीक, ब्रैकेट में if needed, अगर जरूरी हो तो, if needed, to one or more if needed, unoccupied cell so as to get m plus n minus 1 number of occupied cell, full stop। ये नोट करो तो समझाएं। कहा जा रहा है जब आप इनिशियल सॉल्यूशन निकालो, इनिशियल सॉल्यूशन निकालने पर आपको जो पॉजिटिव नंबर ऑफ एलोकेशन मिले उनकी संख्या m प्लस n माइनस 1 से कम आ गई। तो जैसे ये संख्या कम हुई तो गिनो ये संख्या कितनी कम हो रही है। मान लो रो की संख्या कितनी है 6, कॉलम की संख्या कितनी है 4, तो 6 4 10, और इसमें से एक कम करो तो कितना 9। आपको टोटल 9 जगह पर एलोकेशन चाहिए था। 9 जगह पर एलोकेशन होता तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के दौरान लूप बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 जगह पर एलोकेशन ना आकर के बल्कि केवल कितनी जगह पर आया 8 जगह पर, तो एक की कमी आ रही है। तो आप एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी एक सेल में एलोकेट कर दो। वो सेल कौन सी होगी जहां कॉस्ट सबसे कम होगी, लेकिन फूटा नहीं करना इस बात पे कि पूरे में जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी। कभी कभी ये वहां भी एलोकेट किया जाता है
जहां पर लूप बनाना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। लूप ही तो बनाना है, क्योंकि ये संख्या पूरी है नहीं, 9 लोग चाहिए थे, लूप बन जाता, लेकिन ये 8 है, 1 लोग कम है, तो उस 1 को वहां पर एलोकेट करना, ले जा करके जो छोटी क्वांटिटी आप एलोकेट करो उसको आप वहां एलोकेट करना जहां एलोकेट करने के बाद आपका लूप आसानी से फॉर्म हो जाए, या दूसरे शब्दों कहें तो वहां एलोकेट करेंगे जहां एलोकेट करने के बाद ui और vj का कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, क्योंकि लूप तो बाद में बनाएंगे, पहले तो ui और vj निकालेंगे। ui vj आता है, ui vj निकालने के बाद dij निकालते हैं ui vj की मदद से, हाँ या ना? तो आप डेल्टा को, इस स्मॉल क्वांटिटी को ना कई लोग एप्सिलॉन से, कई लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तुमको जिससे बनके उससे रिप्रेजेंट करना। तो इस स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा को उस सेल में एलोकेट करेंगे जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर कॉस्ट सबसे कम वाले पर नहीं तो वहां एलोकेट करेंगे जहां एलोकेट करने के बाद ui और vj काफी आसानी से कैलकुलेट हो जाए। आई बात है समझ में? अभी केवल थ्योरी, अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दिखाते हैं कि ये क्वांटिटी कैसे एलोकेट करेंगे। और ये इतनी स्मॉल क्वांटिटी है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि ये कहीं भी जुड़ेगी घटेगी, जहां जुड़ेगी घटेगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लो कॉस्ट है Cij और इस कॉस्ट में डेल्टा को जोड़ा गया तो ये Cij बदलेगा, ये Cij का Cij नहीं बदलेगा। क्लियर है? अगर आपने ui पर डेल्टा को जोड़ा, हालांकि ये एलोकेशन है लेकिन फिर भी एक बात कर रही है, इतनी छोटी क्वांटिटी है कि कहीं भी जुड़ेगी इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ui पर आपने डेल्टा को जोड़ो तो रिजल्ट में कौन तैयार होगा? ui। घटाओगे तब भी क्या आएगा? ui। बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, माइन्यूट, यानी एप्सिलॉन अप्रोचेस टू कितना है? 0 है। आई बात है समझ में? चलो देखते हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि मान लो आपको नंबर ऑफ एलोकेशन कितने चाहिए थे? 9, लेकिन आपके पास केवल कितने आ गए? 7, तो 2 की कमी आ रही है। तो जब 2 की कमी आ रही है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, 2 सेल चुनो जहां पर कॉस्ट मिनिमम आ रही है, या जहां पर ui vj आसानी से कैलकुलेट हो सकता है एलोकेट करने के बाद। तो हम ये दोनों बार डेल्टा, ये नहीं कि डेल्टा 1 डेल्टा 2, दोनों ही बार डेल्टा हम वो छोटी क्वांटिटी किन्हीं 2 सेल में क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे। तो 7 पहले से था, 2 मैंने एलोकेट कर दिया, 7 2 कितने हो गए? 9। अब अपना काम आसानी से हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ऐसा हो रहा है ना, जैसे आपके पास किसी चीज का बंटवारा करते वक्त हिसाब उसाब आप गलत लगा रहे हो। पहले, अभी तो मेरे को नहीं याद है, पहले गांव में कटबैठी पूछी जाती थी, तो उसमें यही होता था कि बैल थे, उनको आपस में 2 भाइयों को बांटना था और गणित के हिसाब से वो आधी आधी पूरी कट रहे थे। तो अब बैल तो काट के बांटा नहीं जाएगा कि एक टंगरी तुम रख लो, एक टंगरी हम रख लें, तो वो तो पूरे पूरे बटेंगे। तो एक व्यापारी उधर से निकल रहा था, उसके पास भी एक बैल था, वो अपने बैल को इसमें मिला देता है और गणित की उस पहेली के हिसाब से बांट देता है, और उसका एक बैल अलग से बच जाता है, वो उसको लेके वापस चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो बन रही होती है ना, अभी मेरे को याद होता तो बताते। तो ये जो हम डेल्टा एलोकेट कर रहे हैं, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलोकेशन नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने घर से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलोकेशन पूरे कर दिए, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से उतना मिलाया जो इतना स्मॉल है कि उसके एलोकेट होने से आपकी कॉस्ट पर या आपकी किसी भी कैलकुलेशन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बस वो आपकी इस डिजेनरेसी को जो रुकावट आई थी, इस रुकावट को क्या कर देगा? दूर कर देगा। आई बात है समझ में? चलो देखते हैं। 2 छुट्टी कौन कौन? आयुषी और ऋषिता, 2 लोग छुट्टी पे हैं। आयुषी 2-3 दिन गायब रहेंगी, ऋषिता 1 दिन गायब रहेंगी। कल छुट्टी है ना? जैन सर भी नहीं पढ़ाएंगे, बता दिए? नहीं। हाँ, बताए नहीं है सर, छुट्टी वैसे छुट्टी ही रहेगी जहाँ तक, छुट्टी ही रहेगी जहाँ तक है। कल तो सब लोग मंदिर शिवालय घूमोगे, सबको भी पता है ना, सबसे ज्यादा तुम लोग घूमोगे। ऑक्युपाइड से इसके बाद देखना, दिस अमाउंट इज डिनोटेड, क्या ऐसी कोई बात नहीं। दिस अमाउंट सबसे ज्यादा तुम ही लोग घूमोगे, बता रहे। दिस अमाउंट डिनोटेड बाय, दिस अमाउंट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन और डेल्टा। इस अमाउंट को एप्सिलॉन या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा गया है, टू रिसॉल्व डिजेनरेसी को खत्म करने के लिए एलोकेट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी क्लोज टू 0। एक बहुत छोटी क्वांटिटी एलोकेट कर दी जाती है और ये इतनी छोटी है कि क्लोज टू 0 है, टू 1 और मोर के आगे लिखा गया इफ नीडेड, अगर जरूरी है तो
एक से ज्यादा में भी एलोकेट कीजिए, और अगर जरूरी नहीं तो केवल एक जगह पर आप एलोकेट कीजिए, एक अनऑक्युपाइड सेल। और ये आप एलोकेशन कहाँ करोगे? अनऑक्युपाइड। जो ऑक्युपाइड है वो तो ऑक्युपाइड है ही, मतलब जहां ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां है जो एक कम पड़ रहा है, तो जो एक कम पड़ रहा है उस अनऑक्युपाइड सेल में हम इसको एलोकेट कर देंगे सो एज उस व्यवस्था के तहत टू गेट m + n - 1 नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल, कि हमको इतने नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल मिल जाए जिससे मेरा काम अब रुके ना। और दिस अमाउंट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन और डेल्टा। इस अमाउंट को चाहे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करो चाहे डेल्टा से रिप्रेजेंट करो। नॉर्मली हम लोग इसको डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिर भी एप्सिलॉन से भी किया जाता है। आई बात समझ में? नोट लगाना आगे, नोट कितने का सर? हाँ कितने का? जितने का मन करे नोट। फिलहाल तो बीएससी थर्ड ईयर का नोट है। ये बता रहे हैं एलोकेट कहां पर करेंगे, लेकिन ये याद रखना इस नियम पर खूंटा नहीं गाड़ना है। एलपीपी के किसी भी नियम में आपको खूंटा नहीं गाड़ना है कि यही होगा, इसके अलावा ब्रह्म वाक्य कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक, बचत के सारे रास्ते हैं। नॉर्मली हम इनको वहां पर एलोकेट करेंगे जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी, ये नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, ये साधारण जिंदगी है, मेंटास जिंदगी ये है। हम इसको वहां भी ऐड कर सकते हैं जहां ऐड करने पर मेरे लिए यू आई और वीजे का कैलकुलेशन हद दर्जे आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? लिखना इस बात को। इन अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इन अ मिनिमाइजेशन in a minimization problem, in a minimization problem, ठीक, it is better to allocate, it is better, ये बेहतर होगा, it is better। सोचो ये जो वर्डिंग लिखी गई ना, ये वर्डिंग बताती है कि आपको इस पे ना एकदम जोर नहीं देना। इट इज बेटर, ये बेहतर होगा। लोग कहते हैं ना हम क्या करें, ये करो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तो तुम कह रहे हो मेरे लिए बेहतर होगा, हम करेंगे ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेम कंडीशन है, इट इज बेटर, ये बेहतर तो होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही सही हो, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। इट इज बेटर टू एलोकेट, it is better to allocate delta, to allocate delta to unoccupied cell, to unoccupied, to unoccupied, हो गया हाँ मिल गया, to unoccupied cell, to unoccupied cell where या where नहीं, that have जो कि रखता है, that have lowest transportation cost, lowest transportation cost, ठीक। whereas जबकि in maximization problem, whereas in maximization problem, दोनों बातें लिखा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम मिनिमा की होगी तो बेहतर ये होगा वहां ऐड करो जहां पर आपका जो पे ऑफ है या जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमम है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम मैक्सिमा की हो गई तो वहां ऐड करो जहां पर आपकी कॉस्ट क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि अब आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है और इसमें आपको कम करना है, किसको, कॉस्ट को कम करना है। आई बात समझ में? तो लिखना whereas in a maximization problem delta must be added, in a maximization problem delta must be added, where maximum payoff present, where maximum या highest payoff present। payoff का मतलब वही कॉस्ट जो आपकी हाईएस्ट कॉस्ट हो रही है, where highest cost present। ये पहला नियम है, पहला।
In a minimization problem, it is better to allocate delta to an unoccupied cell that has lowest transportation cost. अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो आप डेल्टा को उस सेल में ऐड कीजिए जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लिखी गई है, लोवेस्ट, सबसे कम। Whereas in मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन अगर यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कॉस्ट को प्रॉफिट को मैक्सिमा करने की है, डेल्टा मस्ट बी एडेड, ये वहां पर ऐड किया जाएगा वेयर हाईएस्ट पे ऑफ प्रेजेंट। ठीक, हालांकि मस्ट थोड़ा सा गलत है, इट इज बेटर होना चाहिए इसको भी, लेकिन ठीक, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट नंबर 2 लगाना, ये हो जाएगा। नोट नंबर 2 बोले, यस सर। इन सम केसेस, नोट नंबर 2, इन सम केसेस, कुछ मामलों में, इन सम केसेस डेल्टा मस्ट बी एडेड, delta must be added, in some cases delta must be added in one of those delta must be added in one of those unoccupied cell delta must be added in one of those unoccupied cell that may help in the determination of UIs and VJs values। ठीक, लेकिन कुछ मामलों में इसको वहां ऐड किया जाएगा जो UIs और VJs की वैल्यू को निकालने में आपकी मदद करेंगे। ठीक, बस थर्ड नोट और उसके बाद न्यूमेरिकल, तीसरे नोट के बाद न्यूमेरिकल। कल तुम लोग छुट्टी पा गए, आराम करो। यस सर, कुछ सर आपको सर हमको क्या है सर, आपको चैन नहीं आ रहा। हाँ, कुछ बिल्कुल नहीं आ रहा है। मन तो हो रहा है कल भी एक वीडियो लेक्चर बना करके अपलोड कर दें। हाँ, कर लीजिए, चलेगा, लेकिन बुलाइए मत। यहाँ नहीं बुलाओगे? हाँ, यहाँ मत बुलाइए। बताओ, तुम लोग बताओ, ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो? ये कितना थक जाते हो ऑफलाइन में? तुम्हारे हिसाब से तो हमको तो खटिया बिस्तर लेकर के पढ़ जाना चाहिए, हम भी तो सुबह पढ़ा रहे हैं, हम नहीं थके, तुम लोग थक गए। सर आप बगल से आते हैं। तीसरा लिखना, तो तुम लोग नौटंकी हो। Xij प्लस डेल्टा इज इक्वल टू Xij माइनस डेल्टा इज इक्वल टू Xij। अब बता रहे डेल्टा इतना स्मॉल है कि इसको कहीं भी ऐड करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। Xij पता है क्या है? Xij नंबर ऑफ एलोकेशन है। यस सर। हाँ, अब वही यस सर निकला, फुल में लास्ट में यस सर निकलता है जब बता देते हैं तब, उसके पहले नहीं। अरे तुम लोग उसमें के स्टूडेंट हो ना, जो टीचर कहते हैं, तुम लोगों को याद है लास्ट टाइम की क्लास में हम लोगों ने बताया हुआ था कि अगर कोई दिया गया फंक्शन किसी दिए गए डोमेन में पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है, साथों साथ बोलेंगे यस सर। जब किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है तो साथ साथ, उसके बाद अब वो चुप हो गया ना तो इनकी आवाजें नहीं निकल रही, कब नहीं होता है, बाद में जब कहेगा तो कहेंगे हाँ यस सर, वो तो ऐसा, ये वाली बात सुनो। एक आध स्टूडेंट ऐसे थे ना, बहुत समझते हैं, इतना समझते हैं, हम लोगों के टाइम में एक था, आगे बैठता था, जब हम लोग पढ़ते थे आगे, मतलब लड़कियों की सीट 3-4 लाइन होती थी, उसके बाद हम लड़कों की सीट चालू होती थी, तो आगे बैठता था। जब सर कुछ बता रहे थे तो बड़े खुशी से ऐसे करता था, ऐसे करता था। एक दिन सर उसको उठा अचानक वही पूछ बैठे तो नहीं बता पाए, कहे तो तुम अपनी खोपड़ी क्यों तोड़ रहे हो, जब तुमको नहीं आ रहा तो अपनी खोपड़ी क्यों तोड़ रहे हो, मत तोड़ो अपनी खोपड़ी। सुनो,
इधर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखते थे, कॉस्ट लिखते थे। जैसे ये 4 रुपए, ये 3 रुपए, ये 2 रुपए, 8, 2, 9, 6, 3, 2, 1, 2, 5। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एलोकेशन किया। एलोकेशन किया तो जैसे यहाँ पर 5 का एलोकेशन आया, तो ये कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है, अरे सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलोकेशन है x22 इज इक्वल टू कितना 5, क्योंकि ये सेल नंबर 22 है, हाँ या ना। तो ये जो xij रिप्रेजेंट करता है, xij आपका आपके द्वारा किया गया एलोकेशन रिप्रेजेंट करता है, कितना एलोकेशन आपने किया है। अगर किसी एलोकेशन पर डेल्टा ऐड किया जाता है या किसी एलोकेशन में से डेल्टा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो एलोकेशन बदलेगा नहीं, एज यूजुअल चढ़ जाएगा। ये नियम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को जब आप क्लोज्ड लूप बनाओगे तो क्लोज्ड लूप में कॉर्नर पर से आप क्या उठाते हो, मिनिमम पे ऑफ उठाते हो, याद आया कि नहीं, मिनिमम एलोकेशन। वो मिनिमम एलोकेशन आपने उठाया नेगेटिव साइन वाले पर से, और उसको जहां एडिशन साइन है वहां पर ऐड किया, सब्ट्रैक्शन वाले पर घटा दिया। अगर वो डेल्टा ही उठ गया, डेल्टा ही उठ गया तो सोचो क्या होगा। अगर कहीं एलोकेशन 20 का है तो आप 20 प्लस डेल्टा करोगे कि नहीं करोगे, और अगर माइनस का साइन है तो 20 माइनस डेल्टा करोगे कि नहीं। तो जब 20 प्लस डेल्टा करो या 20 माइनस डेल्टा, वो बदलेगा नहीं, वो ऐड 20 ही निकल करके आएगा। आई बात समझ में, यही काम करना है। अच्छा, तुम लोगों को ऐसे ऐसी घटनाएं बता देते हैं, तुम लोग जो सोच भी रहे हो ना कि हाँ समझ आ गया करने को, वो भी नहीं कर पाते होगे, कहते हो अब क्या ही करें, छोड़ो जाने दो। डेल्टा माइनस डेल्टा, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो करेंगे करेंगे। डेल्टा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर आप डेल्टा में से डेल्टा घटाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा, एक बात। दूसरी बात, लेकिन अगर आप डेल्टा में डेल्टा ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत खास बदलाव होने वाला नहीं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। इसके बाद लास्ट 0 प्लस डेल्टा, ये हमेशा आपका डेल्टा ही आएगा। और अगर आप डेल्टा में k से मल्टीप्लाई करते हो, डेल्टा कौन है, बहुत माइन्यूट एलोकेशन, बहुत कम हुआ एलोकेशन, उसमें अगर आप k से मल्टीप्लाई, नॉर्मली एलोकेशन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे वो बढ़ जाएगा उतने गुना। जैसे मैंने 10 का एलोकेशन किया, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 गुना अब की 20 हो गया। लेकिन डेल्टा इतना छोटा एलोकेशन है कि k से मल्टीप्लाई होने पर भी क्या नजर आएगा, डेल्टा बढ़ेगा नहीं। ये नोट लिख लो, आप मेडिकल करते हैं। और याद रखना, ये इतनी हरकतों के बाद डेल्टा एक प्रॉपर्टी अडॉप्ट कर लेता है कि डेल्टा आएगा तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के दौरान आएगा तो, लेकिन ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कोई असर नहीं डालेगा। जब वो किसी एलोकेशन पर कोई असर नहीं डाल रहा है, एलोकेशन में किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बताओ, आप एलोकेट करते थे 20 का, मान लो आपने कहीं पर 20 का एलोकेशन किया, तो जिस सेल में 20 का एलोकेशन किया उस सेल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपए है, तो 20 पंचे 100 हुआ कि नहीं हुआ, यानी किसी नंबर को एलोकेशन से मल्टीप्लाई किया गया तो 20 पंचे 100 बन गया। तो जब आप डेल्टा एलोकेट करोगे तो वहां कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, लेकिन इतना माइन्यूट है कि वो भी कोई फर्क नहीं डालेगा। तो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लिख लो इसी बात को, बोले लिखना, the value delta also does not affect, the value delta also does not affect, the value delta also does not affect the total transportation cost, the value delta also does not affect the total transportation cost, the total transportation cost। ठीक। और एक और बात, दुनिया का रूल है, उधारी मांग करके लाए हो तो चुकाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो आप डेल्टा को जबरदस्ती लेकर के आए, वो था तो नहीं, आपको दिक्कत हो रही थी सवाल लगाने में, तो आपने मदद के तौर पर डेल्टा को बुलाया, तो जिसको मदद के तौर पर बुलाए उसको भेजना भी पड़ेगा। तो एक बार आपका न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली सॉल्व हो गया, सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट dij आपकी पॉजिटिव आ गई या 0 आ गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन में से डेल्टा को रिमूव कर दिया जाएगा, हाँ या ना। लास्ट लाइन गोचो, बोले लिखना, वंस द पर्पस इज ओवर, एक बार जैसे ही काम खत्म होता है, वंस द पर्पस इज ओवर, वही है ना, अपना काम खत्म तो दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो डेल्टा बेचारे को। वंस द पर्पस इज ओवर, कॉमा डेल्टा कैन बी रिमूव्ड, once the purpose is over, comma delta can be removed from the transportation table, delta can be removed from the transportation table।
एक बार आपका पर्पस खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, अब आप डेल्टा को टेबल से रिमूव कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो शुरू करते हैं। सारी चौक टूट गई। चलो प्रॉब्लम लिखते हैं। लिखना प्रॉब्लम। अ मैन्युफैक्चरर वांट्स प्रॉब्लम। अ मैन्युफैक्चरर wants to ship a manufacturer wants to ship 22 loads of his product, 22 loads of his product, as shown below. Check. The matrix give the kilometer from sources of supply. The matrix give the kilometer. शॉर्ट में से देखिए हम समझ जाओगे। Yes sir. The matrix give the kilometer from sources of supply. एक्चुअली उसकी स्पेलिंग बड़ी लंबी गलत हो जाती तो from sources of supply to the destination. ठीक, यहां पर है सोर्स, यहां पर है डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक, सुनो, इनिशियल सॉल्यूशन हम लोग गूगल्स से ही लगाएंगे। ठीक, उसी को सिखाना है, किसी और से नहीं लगाएंगे। डेस्टिनेशन S1, S2 और S3। इसके बाद D1, D2, D3, D4 और D5। यहां पर अपने पास है सप्लाई, यहां पर डिमांड। ये अपने पास है 5, 8, 6, 6, 3, 5, 8, 6, 6, 3। इसके बाद फिर है 4, 7, 7, 6, 5, 4, 7, 7, 6, 5। ठीक, इसके बाद है 8, 4, 6, 6, 4, 8, 4, 6, 6, 4। सप्लाई दे रहे हैं 8, 5, 9, 8, 5, 9 और डिमांड दे रहे हैं 4, 4, 5, 4, 8, 4, 4, 5, 4, 8। ठीक, जोड़ लेते हैं 8, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 5, 25।
ये तो हो गया 25, ठीक। ये कितना आ रहा है 8 5 13 और 13 में 22, अनबैलेंस्ड हो गया, अनबैलेंस्ड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो अनबैलेंस्ड। The shipping cost is ₹10 per load per kilometer. The shipping cost is ₹10 per load per kilometer. Per load per kilometer. Per load per kilometer. ठीक, आगे कह रहे हैं what shipping schedule should be used, what shipping schedule, what shipping schedule what shipping schedule should be used, should be used, what shipping schedule should be used in order to minimize, in order to minimize, in order to minimize the total transportation cost, the total transportation cost, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है, पहले पूरा लिख लो तब इसको सॉल्व करने की शुरुआत। चैप्टर हालांकि ना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक वैसे देखोगे तो अभी बहुत कुछ बचा है, नॉर्मली देखा जाए तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। देखो प्रोहिबिटेड कॉस्ट बचा हुआ है, मतलब प्रोहिबिटेड रूट, कहीं किसी रास्ते से एलोकेशन मना ही कर दिया जाए, इस रास्ते कोई एलोकेशन नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड, मना ही, ठीक, वो बचा है। इसके बाद फिर प्रोहिबिटेड के अलावा और एक होता है मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, ठीक, इसके बाद होती है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। लेकिन ग्रेजुएशन में तुम लोगों के बीएससी में हो गया इतने तक। मैक्सिमाइजेशन और सिखा देंगे, मैक्सिमाइज प्रोहिबिटेड नहीं सिखाएंगे तुमको, प्रोहिबिटेड एमएससी में पढ़ाएंगे, तुम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक, पढ़ना चाहो तो पढ़ा देंगे। प्रोहिबिटेड में कुछ होता नहीं, सिंपल सब कुछ सेम टू सेम होता है, रास्ता बता देंगे कैसे होता है। जहां मनाही है ना, जहां मनाही है वहां लार्जेस्ट कॉस्ट इन्फिनिटी भर दी जाती है। अब ये बताओ, या तो लार्जेस्ट कॉस्ट कैपिटल एम भर दिया जाता है। अब जहां मनाही है वहां आपने लार्जेस्ट कॉस्ट मार दिया। आज तक आप एलोकेशन किस पर करते हैं, मिनिमम कॉस्ट पर, तो अगर मैक्सिमम कॉस्ट पर आप एलोकेट कर दोगे तो सोचो मैक्सिमम कॉस्ट पर हुआ एलोकेशन आपके दाम को बढ़ा देगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा, तो आप तो बढ़ाता हुआ नहीं चाहोगे ना, तो कोई भी इस रास्ते एलोकेशन करेगा ही नहीं, अपने आप मनाही हो जाएगी। और सॉल्व करने का पूरा तरीका सेम टू सेम है, केवल इतना है जिस रूट पर एलोकेशन करने की मनाही होगी, कहते हैं बी ए को कोई सामान नहीं बेचेगा, तो जब कहेगा ना बी ए को कोई सामान नहीं बेचेगा, तो जहां बी और ए टकराएंगे, जैसे इधर मैंने लिखा बी और इधर मैंने लिखा थर्ड डेस्टिनेशन लिखा, तो बी थर्ड वाले डेस्टिनेशन पर कोई सामान नहीं बेचेगा। अगर आपको इसको मना करना है तो इसको मना कैसे करोगे, इसको मना कर दो, यहाँ लार्जेस्ट कॉस्ट कितनी भर दो, एम। अब आज तक आप लिस्ट पर ही करते हैं तो आप एम पर कोई एलोकेशन करने वाले नहीं। आई बात समझ में? अब उसका एज इट इज जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर दो, कोई नया काम थोड़े है, एक बार आ गया काम हो गया अपना, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे सवाल पूछते हो तो लोग मान लो सर्वर से, मान लो हम ही पूछे, हमको सवाल नहीं आ रहा, मान लो हमसे पूछ के हमको आ ही नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे, हम तुम लोगों से कहेंगे अच्छा ठीक है मेरे एक सवाल का जवाब तुम दो, तब हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, जब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हारे का नहीं देंगे, फिर हम तुमसे सबसे कठिन सवाल पूछेंगे जो तुमको आता ही नहीं, तो हम बच जाएंगे। ये होता है प्रोहिबिटेड, कि आप एक लार्जेस्ट पेनाल्टी भर दो कैपिटल एम, अब आप उनसे जाओगे ही नहीं। आई बात समझ में? इसीलिए लग रहा है आप सवाल नहीं पूछा। कौन सा? हाँ इसीलिए नहीं पता, तुमको आता ही नहीं। हो जाए तो शुरुआत करें, टाइम नहीं बच रहा, क्लासेस इतनी ज्यादा है, टाइम नहीं बच रहा कि किसी सवाल को ढंग से देख सके।
पढ़ने पढ़ाने तक के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। पूरा लिख लीजिए तो शुरुआत करें। हो गया सबका? सुनो, पूरे पर एक निगाह डालो। टेबल कैसे मॉडिफाइड होगी वो सोचना है। पहले पूरे पर निगाह डालो। कह रहे हैं अ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू शिप हिज 22 लोड्स। इधर बता दिया टोटल सप्लाई कितने की है, 22 की। जोड़ भी कितने का है, 22 का। ठीक, कुल 22 लोड इसके पास मौजूद है और ये 22 के 22 लोड को क्या करना चाहता है, बेच देना चाहता है, कहीं ना कहीं पर भेज देना चाहता है। ऑफ हिज प्रोडक्ट एज शोन बिलो, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है इसी पैटर्न पर वो भेजता है। द मैट्रिक्स गिव द किलोमीटर, और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स इस बार ये आपको दाम नहीं दे रही है, इस बार ये किलोमीटर है कि जब सप्लाई सेंटर S1 से डिमांड सेंटर D1 पर कोई लोड जाएगा तो उसको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। जब सप्लाई सेंटर S1 से D2 पर जाओगे तो कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो अब ये आपको किलोमीटर में चली गई दूरियां दी गई हैं। अब मेरे को दूरी मिनिमाइज करनी है। अब तक हम क्या मिनिमाइज कर रहे थे, कॉस्ट। पहली बार दूरी मिनिमाइज करेंगे। ठीक, फिर कह रहे हैं shown below the matrix give the kilometer, ये मैट्रिक्स आपको किलोमीटर देती है फ्रॉम सोर्स टू द सप्लाई डेस्टिनेशन। ठीक, ये पूरा दे दिया। पहले डेस्टिनेशन की डिमांड 4 की, दूसरे की 4 की, तीसरे की 5 की, चौथे की 5 की, पांचवे की 8 की। ये हो गया। फिर द शिपिंग कॉस्ट इज ₹10 पर लोड। अगर आप एक लोड भी कहीं पर भेजोगे, कहीं पर भी भेजोगे तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितना पड़ेगा, 10 रुपए पड़ेगी। वो फिक्स है, चाहे जितने किलोमीटर चलो, लेकिन 1 किलोमीटर चलने का कितना, 10 रुपए। तो अब ये बताओ अगर किसी रास्ते आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ा तो आपको कितना कॉस्ट, 50। हाँ, 10 पचे 50, 5 किलोमीटर पर किलोमीटर 10 रुपए देना। 5 किलोमीटर चले तो 10 पचे 50, कॉस्ट मिल जाएगी कि नहीं। आप सोचो, जय किलोमीटर जाओगे तय 10 रुपया मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने किलोमीटर है तय 10 रुपया मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस्ट कम रखनी है तो क्या कम रख दो, किलोमीटर। कम किलोमीटर चलोगे तो कम पैसा खर्चा करोगे, ज्यादा किलोमीटर चलोगे तो ज्यादा। अगर मान लो मैंने इधर से एलोकेशन किया तो कई किलोमीटर चल रहे हैं, 7, कितना लगेगा, 70। कब, जब आप इधर से कितना लोड भेजोगे। ये एक चीज कोई इस बात का ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ क्या लिखा है, ₹10 पर लोड पर किलोमीटर। लोड कितना भेजे वो भी तो गिनेंगे। एक लोड का 10 रुपया। एक लोड अगर आप यहाँ से भेजते हो, एक लोड का मतलब आप मान लो 1 क्विंटल, आप 1 क्विंटल यहाँ से भेजे तो 1 क्विंटल आप यहाँ से भेजे, कई किलोमीटर चले, 7 किलोमीटर। तो उस 1 क्विंटल का 10 रुपया, और कितना चल रहे हो, 7, तो 10 सते 70। लेकिन अगर आप यहाँ से 5 क्विंटल भेज दिए तो 5 क्विंटल है तो अभी आया, मल्टीपल में चीजें बढ़ जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं। तो अपने को अगर दाम कम रखना है तो मुझको किलोमीटर क्या कर देना पड़ेगा, बांध देना पड़ेगा। समझ में आई बातें। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये पूरी प्रॉब्लम बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। आगे देखो, आगे व्हाट शिपिंग शेड्यूल शुड बी यूज्ड। हम कौन सा शिपिंग शेड्यूल, कौन सा खाका तैयार करें, कौन सा मैप इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम इनको शिपिंग करें इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। जवाब बहुत सीधा सा है, कॉस्ट को मिनिमम रखना है, चले गए किलोमीटर की धन क्या कर दो, मिनिमम कर दो। सर शेड्यूल में ए है, हां एल के बाद ए है, शेड्यूल गलत है, स्पेलिंग सुधार लो। क्या करें, मेरी अंग्रेजी ऐसी है, आते आते थम सी जाती है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हम बहुत दिन से देख रहे हैं, मेरी अंग्रेजी सुधरती ही नहीं है और हम बिगड़ते ही नहीं है। पक्का प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको बढ़ोतरी देने के लिए भगवान एक दिन हमको प्रधानमंत्री बना देंगे। तुम बेटा अंग्रेजी की जितनी तुमने बात लगाई है कोई नहीं लगाएगा, इसलिए तुम प्रधानमंत्री। हाँ नहीं, वो वाले प्रधानमंत्री नहीं, सॉल्यूशन। चलो एक एक लाइन बोलते हैं, एक एक लाइन लिखते जाओ। बोला जाए, बोले लैंग्वेज में लिखना। हियर टोटल सप्लाई, नींद आ रही थी बहनी, नींद आ रही थी, मुंह धुल करके आई तभी नींद बहुत तेज चढ़ी थी। हियर टोटल सप्लाई डज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। वैसे हमको भी आता है, लेकिन अब हम टहल रहे, इसलिए हम टहल रहे हैं। जब हम ज्यादा टहले ना तुमको बता देते हैं, देखो हम सारे राज खोल देते हैं। जब हम ज्यादा टहलें तो मान लो हमको नींद आ रही है,
इसलिए हम पहले लिखना हियर टोटल सप्लाई डज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। हियर टोटल सप्लाई लिखना है, टोटल सप्लाई डज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। डिमांड implies that unbalanced problem, लिखो implies that unbalanced प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कैसी है? अनबैलेंस्ड है, ठीक। सिंस यहां पर लिखना, सिंस कौन ज्यादा है, डिमांड या सप्लाई? डिमांड। सिंस डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई बाई, बोलो कितना ज्यादा है? 3/3। चूंकि डिमांड 3 ज्यादा है किससे? सप्लाई से, इसलिए एक डमी सप्लाई सेंटर ऐड किया जाएगा, डमी सप्लाई सेंटर ऐड किया जाएगा और जिसकी सप्लाई एक्चुअल में कितनी होगी? 3। सो ऐड अ डमी सप्लाई सेंटर, add a dummy supply center with supply 3, ठीक। so add a dummy supply center with supply 3। और एक कुछ, अच्छा अब ये चीज तो जाने रहोगे ना, एग्जाम में मेंशन करनी पड़ेगी कि इसमें जो सेल है उन सेल में ट्रांसपोर्टेशन वो डिस्टेंस कितनी होगी। इस बार ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? 0। कॉस्ट मत भर देना, या तो ट्रांसपोर्टेशन पे ऑफ भरना, वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा फिर, ठीक। तो सब 0 भरेंगे, आगे लिख दो। सो ऐड अ डमी सप्लाई सेंटर विद सप्लाई 0, ठीक। एंड फाइंड इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। क्या जाना है? तबीयत खराब? पहुंच जाएंगे, पहुंचाना करो, चली जाएंगे। दाहो रिक्शा उक्शा बुलाया जाए ना, फिर रिक्शे पे तुमको बैठाया जाए। तबीयत खराब रहते रहते इतनी आदत पड़ गई, ये भी चाहिए। बचपन की प्रॉब्लम किस चीज? अच्छा, नहीं कुछ बीमारियां होती हैं, लग जाती है फिर जाने नहीं आती है, कुछ बीमारियां हैं अननोन। हाँ क्या बोल रहे थे? अपने भटक गए। एंड फाइंड इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। एंड फाइंड इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। चलो लगाते हैं वोगल से, अपने और किसी जाने वाले नहीं, वोगल से ही लगाएंगे। हम जानते हैं तुम लोग काम चोर हो, बचना चाहते हो। ताकि ग्रुप ना बने। इसका सेक्शन देखो किस सेक्शन में उठाए हैं, एलोकेशन कम पड़ेगा, समझी? यहाँ मेरे को एलोकेशन करना है, वैम से लगाएंगे और एलोकेशन कम पड़ेगा, पक्का देखना। मेरा नाम एक्सपीरियंस ऐसे थोड़ी है ना, काम करते हैं। चलो टेबल फिर से बनाते हैं, ये मेरे को टेबल बोल दो पहले। यहाँ पर है S1, S2, S3, यहाँ पर है डिमांड, लेकिन उसके पहले एक्सेस, डमी लिख सकते हो, एक्सेस लिख सकते हो, एक्स्ट्रा सप्लाई सेंटर, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। और यहाँ पर है डिमांड, D1 डेस्टिनेशन, D2, D3, D4, D5 सप्लाई।
दिमाग इसे कहते हैं आगे यूटिलाइज करेंगे हाथों को बना छोड़ चलो कॉस्ट बताओ किलोमीटर 5 कॉलम में बोलना 4 4 8 एक 8 जीरो 0 इसके बाद 4 नीचे 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 अच्छा डिमांड ठीक 8 8 7 7 4 4 0 0 4 4 6 6 7 7 6 6 0 0 5 5 6 6 6 6 6 6 0 0 4 4 3 3 5 5 4 4 0 0 8 8 8 8 5 5 9 9 22 मीटर ये जीरो लाइन है 30 3 3 एक्स्ट्रा एक्सेस है ना तो जितना सप्लाई कम पड़ रही है वो 3 हाँ फिर टोटल 25 अब हो गया बराबर 25 और 25 अब बैलेंस हो गया हाँ बना लो ये टर्म टेबल फिर शुरुआत करना सॉल्व करने की टेबल बना लो तब देखते हैं चलो वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाए सुनो पेनाल्टी कैलकुलेट करने की शुरुआत कर रहे हैं क्या लैंग्वेज लिखना हमको जरूरी है या हम सीधे राउंड 1 राउंड 2 करते हुए शुरुआत करें पहला राउंड लीस्ट कॉस्ट बोलो पहली रो में ये याद रखना इधर नहीं देखना इधर लीस्ट कॉस्ट 3 अगली 5 पेनाल्टी कितनी 2 इसमें पेनाल्टी लीस्ट कॉस्ट 4 अगली 5 तो 1 इसमें 0 4 अच्छा 4 ले रहे हो ना ठीक है 0 का 4 ही ले या छोड़ दे 4 एक बार लेकर के दिखा चुके हैं अब 4 के अलावा लेकर के दिखाएं एक बार 4 लेकर के दिखा चुके हैं कि आप 0 भी रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है आपकी देखना कुछ और करना है लीस्ट कॉस्ट 4 नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट 6 पेनाल्टी कितनी 2 अच्छा अब आप कॉलम के पास नहीं इसमें 0 आएगा यहाँ बेचारा वही नियम चल रहा है यहाँ पर यहाँ वही नियम चल रहा है क्योंकि सारे 0 तो कोई मिलेगा नहीं लीस्ट कॉस्ट 0 नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट 0 तो एक काम करते हैं जब ये उस रूल को मान रहा है तो चलो ऊपर वाले को उसी रूल पे निपटा दे रहे हैं काहे के लिए किया जाए फिर एक ही बार में 2 रूल कैसे लगा सकते हैं एक्सेस ना जोड़े होते तो हम तुमको इसको करके दिखाते अब हम एक बार में 2 रूल नहीं लगाते हैं लीस्ट कॉस्ट 4 नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट भी क्या रखें 4 इसकी वजह से ये मुझको मजबूर कर रहा है तो इसको कितना ही करें 0 ही करो चलो आप कॉलम पे पेनाल्टी निकालो कॉलम में लीस्ट कॉस्ट 0 नेक्स्ट 4 पेनाल्टी कितनी 4 लीस्ट कॉस्ट 0 नेक्स्ट 4 पेनाल्टी 4 लीस्ट कॉस्ट 0 नेक्स्ट 6 पेनाल्टी 6 लीस्ट कॉस्ट 0 नेक्स्ट 6 पेनाल्टी 6 हाईएस्ट पेनाल्टी 2 जगह अच्छा 3 हाईएस्ट पेनाल्टी कहां पर 2 जगह पर इस 6 पर और इस 6 पर अब गौर करना अगर तुमने इसको चुना तो इस पूरे में मिनिमम कॉस्ट कितना 0 मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम चला गया किलोमीटर 0 तो यहाँ एलोकेशन कितने का होगा 3 का ठीक यहाँ पर भी कितने का 3 का किसी को भी चुन सकते हो आर्बिट्री सिलेक्शन किसको चुने जिसको कहो उसको चुने इसको 3 एलोकेट कर दिया कोई दिक्कत किसी को अब कौन एग्जॉस्ट किया डिमांड या सप्लाई डिमांड या सप्लाई ये पूरा गया चलो अगली बार फिर इसके लिए कितना 2 सेकंड राउंड शुरू कर रहे हैं इसमें बोलो 1 अगले में 0 अगले में नहीं कैलकुलेट होगा टेस्ट हाँ कुछ गलत हुआ अगले पर आप यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट 4 अगली 5 पेनाल्टी 1
अगले वाले में 3 यस सर ठीक है 3 अगले में 1 0 0 6 और 6 0 अब हम तो एक ही रूल से खेल रहे हैं ना 6 और 6 0 इसका बोलो 0 इसका 1 1 हाईएस्ट पेनाल्टी 3 चुनो लीस्ट कॉस्ट 4 एलोकेशन इधर 4 की सप्लाई है सॉरी 9 की सप्लाई है 4 की डिमांड है 4 पूरा पूरा दे दो इनको यस सर कौन एग्जास्ट किया ये गया अब इनके लिए फ्यूचर पेनाल्टी कैलकुलेट नहीं होगी इन पर आप लिस्ट कॉस्ट 4 और अगली 5 1 इसमें 0 बगल वाले में 0 इसके बाद 1 इनमें बोलना रो में लिस्ट कॉस्ट 3 और अगली 5 तो इधर 2 लिस्ट कॉस्ट 4 अगली 5 1 इधर लिस्ट कॉस्ट 4 और अगली 6 2 इधर डैश हाईएस्ट पेनाल्टी 2 और 2 जगह पर है जरा इसमें देखना लिस्ट कॉस्ट कितनी है 3 है अगर एलोकेट करें तो सप्लाई 8 की है डिमांड 8 इकट्ठे एग्जॉस्ट कर जाएगा 8 एलोकेशन है यहां पर आना यहां लिस्ट कॉस्ट कितना 4 लेकिन एलोकेशन करने जाओगे तो 4 दे चुके हो 5 ही दे सकते हो ठीक जबकि यहाँ कितना दे रहे थे 8 तो इसी को चुना जाए तो यहाँ पर 8 एलोकेट कर दे रहे हैं कौन एग्जॉस्ट किया डिमांड और सप्लाई एक साथ डिलीट केवल एक ही होगा ठीक क्या डिलीट करें सप्लाई या डिमांड डिमांड ये रहा आगे फ्यूचर इसकी पेनाल्टी कैलकुलेट नहीं होगी ठीक अगले पर आना पेनाल्टी तो उनकी भी कैलकुलेट नहीं पेनाल्टी उनकी भी कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि इसमें भी आप सप्लाई एग्जॉस्ट कर सकते हैं तो भले मैंने डिलीट नहीं किया है लेकिन फ्यूचर पेनाल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे आई बात समझ में तो पेनाल्टी कैलकुलेट कर भी लोगे ध्यान सुनना पेनाल्टी कैलकुलेट कर ली ये तुमको मिल गया मान लो इसमें लार्जेस्ट पेनाल्टी मिल गई तो जब लार्जेस्ट पेनाल्टी मिल गई तो उसमें मिनिमम कॉस्ट पर एलोकेशन करने जाओगे लेकिन भैया मेरे आज तो आप पहले एलोकेट कर चुके हो सप्लाई तो है ही नहीं तो इसका मतलब फ्यूचर पेनाल्टी इसके लिए कैलकुलेट छोड़ दिया बाकी का पेनाल्टी बोलो 2 अगले का 0 इसका डैश यहाँ पर आना इनमें 4 और 5 पेनाल्टी 1 बगल वाले में डैश इसके बगल वाले में 6 और 6 0 इसके बगल वाले में 0 और ये डैश बोलो लार्जेस्ट पेनाल्टी 2 खोजो इसमें लीस्ट कॉस्ट कितनी 4 लीस्ट कॉस्ट 4 और अगर ये 4 है तो डिमांड कितने की 4 और सप्लाई कितने की 5 क्या 4 दे सकते हैं 4 दे दो और डिमांड 88 अब फ्यूचर पेनाल्टीज के लिए कैलकुलेट नहीं होगी बहुत देर तक चल रहा है 1 2 3 4 5 छठा राउंड चल रहा है इसके लिए भी नहीं बगल वाले के लिए 0 इसके बगल वाले के लिए 1 का जी अब तो 6 ले ना इसका भी 0 और इसके लिए डैश यहाँ पर आना 6 और 6 0 6 और 7 1 इसका इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या अच्छा डैश हाँ सॉरी डैश और इसका कितना 6 और 7 1 और इसका कितना 0 इसका नहीं लिखेगा तो लार्जेस्ट पेनाल्टी कितना 1 में चुनो लीस्ट कॉस्ट 6 कितना एलोकेट कर सकते हो सप्लाई 1 की है और डिमांड 4 की तो 1 ही कर सकते हो 1 एलोकेट कौन एग्जॉस्ट किया सप्लाई अब सुनो सब 6 बच्चे एलोकेट करके पूछ सकते हो इन द सेम वे एलोकेशन करके पूछ सकते हो बोलो भैया यहाँ कितना एलोकेट कर सकते हो कुछ कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो ये पूरा हो गया यहाँ करना है कितना ही का करें 3 का तो 4 3 7 हो गया और बचा 2 7 2 9 और 3 2 5 अब कोई और एलोकेशन नहीं होने वाला नंबर ऑफ एलोकेशन कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितने चाहिए थे 8 है कितने
7 है तो 7 ही ना, तो कम पड़ गया कि नहीं, डिजेनरेसी आ गई। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, एक्सेस वाला भी छोड़ा जाएगा क्योंकि वही आपका काम करवा रहा है, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते। नोट करो फटाफट। हाँ, 6 लोकेशन आ रहे हैं तुम्हारे में, चेक करो कहीं कर दो। ये वाला इस पे कितने आ रहे हैं? हाँ, टोटल 6, मेरे में कितने आ रहे हैं? 7। तो तुमको 2 बार डेल्टा डालना पड़ेगा, उसको एक ही बार में काम चल जाएगा। हाँ, 2 बार डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगी। तो बताओ शुरुआत हो गया सबका? ये मेरा इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे इट इज डीजेनरेट। ये हमारा डीजेनरेट है क्योंकि ये नॉन डीजेनरेट नहीं हो सकता, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलोकेशन पूरे नहीं पड़ रहे हैं। लिखना हियर number of allocation, number of positive allocation, here number of positive allocation is equal to 1 2 3 4 5 6 7 is equal to 7 less than 8. This is equal to m plus n minus 1. m कितना था? 5, n कितना था? 4 माइनस 5 4 8 1 9 ना, 5 4 9 और 1 कम 8। implies that degenerate solution, degenerate solution जो बताता है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डीजेनरेट है। नोट करो, डीजेनरेट सॉल्यूशन। समझ आ रहा है तीनों तक? बोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में आपको कोई दिक्कत? पेनाल्टी कैलकुलेट करके काम कर सकते हो? एक तो लगा ही होता ना, आंसर मैच ही कर गया सबका। किसका नहीं मैच किया? तुम्हारा कितना आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ाई होगी। 1300 कुछ, बाकी लोगों का 1400 कुछ। तुम्हारा ज्यादा सही माना जाएगा, कम दाम तो तुम ही निकाल दिए, बाकी लोग 1000 ज्यादा निकाल दिए हैं, लेकिन नहीं 1400 कुछ आंसर होगा किताब के अकॉर्डिंग। बाकी तो चेक करना पड़ेगा लगा के। अच्छा हाँ, 1300 1400 100 रुपये ज्यादा। मेरी गणित भी कमजोर है क्या? असल में पैसा वैसा बहुत ज्यादा गिनते उनते हैं नहीं, इससे पता चलता तुम बहुत पैसा जोड़ोगे बच्ची, कम जोड़ो ना, इतना मत जोड़ो। ये हो गया ना सबका, चले मिटाया जाए। अब सुनो, ये इतना काम होने के बाद अब मेरे जिम्मे होता है डेल्टा को कहीं पर एलोकेट करना, वहां एलोकेट करना जहां पर यू आई बीजे का कैलकुलेशन काफी आसान हो जाए। जरा इसके ऊपर एक निगाह डालो, 3 है कि नहीं है? और डेल्टा एलोकेट होगा लोवेस्ट कॉस्ट पर, जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी, और या तो यू आई बीजे आसानी से निकल जाए वहां पर होगा। अगर हम यहाँ पर डेल्टा को कर दें, यहाँ पर या यहाँ पर डेल्टा कर दें, तो गड़बड़ मिलने के लिए ये भी ज्यादा आसान पड़ेगा। रीजन जानते हो? यहाँ डेल्टा करने के बाद 1 2 3 एलोकेशन यहाँ पर मिल गए और 1 2 3 यहाँ पर मिल गए, तो 2 जगह ऐसी है जहां पर आपके पास 3 3 एलोकेशन है, तो यू आई बीजे का कैलकुलेशन आसान होगा, हाँ या ना? जबकि अगर आप यहाँ पर करोगे तो केवल 1 और 2 1 और 2 इतना ही होगा, तो मेरे लिए डेल्टा को यहाँ एलोकेट करना ज्यादा फायदे का सौदा होगा। आई बात समझ में? चलो शुरुआत करते हैं।
टू ब्रेक डीजेनरेसी लिखो, टू ब्रेक degeneracy, to break degeneracy, allocate delta या allocate small quantity delta allocate very small quantity delta in cell, किस सेल में ऐड करें, कौन सी सेल है ये, S एक्सेस D4, एक्सेस D4 लो, S एक्सेस D4 में डेल्टा को एलोकेट करते हैं। एंड कैलकुलेट UI VJ DIJs, आगे लिख देना, एंड कैलकुलेट UI, VJ and DIJ। अब ये याद रखना, ये एज यूजुअल मीनिंग है। ऑक्यूपाइड की वजह से UI VJ का कैलकुलेशन होगा और अनऑक्यूपाइड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट DIJ का कैलकुलेशन होगा। ये लिख लो, तो डायग्राम बनाएंगे, फिर टेबल बनानी पड़ेगी, अब बनानी पड़ेगी। लिख लेना तो बता, मिठाई बना रहे हो टेबल नई वाली की नई, अरे तो तुम लोग हमको का नहीं हम सोच रहे हैं अभी धीरे लग जाएगी। तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते ना ज्यादा ज्यादा, सर आगे हाँ आगे पढ़ना। अरे जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक टाइम छोटा होगा, तुम लोग इसीलिए नहीं बताते हो हमको, हम इसी में सुधार रहे हैं। खैर तुमसे पहले ही लिखेंगे। डॉट भी मैंने बड़े सोच समझ करके लगाए थे। मेरे से पहले टेबल बना लो जाने, बन गया। एक माइनस कर दो, बन गई बैठे ले दिया खाना बनाएगा, बताओ अभी घरे चलो यहाँ पर डेल्टा एलोकेट कर रहे हैं, डेल्टा कर दिया एलोकेशन, ठीक। अब UI VJs का कैलकुलेशन होगा, तो पहली रो के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे U1, दूसरे के लिए U2, तीसरे के लिए U3, ठीक। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं V1, V2, V3, V4 और V5। चलो शुरू किया जाए।
शुरू करें। बताओ किसको जीरो माने? नहीं कहोगे सर अपने नकल करके लिखे होंगे। क्या U5 नहीं रहेगा U4? किसी को जीरो मान मेरे घर से थोड़ी आ रहा है वो। किसको माने जीरो? सर इसको किसको? V4 को। V4 को जीरो माने? यस सर। चलो V4 को जीरो मान लिया। तो सुनो 0 माइनस 0 जीरो 0, 6 माइनस 0 6 6। हाँ बोलो क्या करें? जिसको कर तुम्हारे कहने से मान लें वही। और 6 माइनस 0 1 6 6 6 में से 0 के बाद कौन गणित पढ़ रही हो? आर्यभट्ट भी कहेंगे हम लोग सिखा दो। अगले पर आओ। 6 माइनस 6 0। सुनो 6 में से 6 गए 0, 4 में से 6 गए तो माइनस 2 ये रहा। और इसके बाद आप सर आपको U3 को शायद जीरो लगता था। हाँ सर सही कह रही हूँ। क्या डेल्टा भी V4 क्या होगा? डेल्टा तो बड़ा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 1 2 3 है तो इसको भी जीरो मान सकते हैं। 3 एलोकेशन है डेल्टा दिए ना तो 1 2 3 एलोकेशन इसको भी मान सकते हैं। आपने V4 को माना सर वो U4 में जीरो है ना। हाँ वो आया है उसको माना नहीं। अरे तुमको हम V3 को मान ले जीरो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर चलो देखते हैं क्या सारे निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। सुनो अगला देखो अगला। और कोई मेरे ख्याल से V5 फंसा देगा। रुक जाओ 2 मिनट। V5 फंस गया ना V5 नहीं निकलेगा। हो गई गड़बड़ी V5 निकलेगा ही नहीं। डेल्टा इसीलिए थोड़ा बवाली है। डेल्टा को चेक करना पड़ेगा कहां से कैसे क्या काम करेगा। इधर गौर करना बाकी सब तो ठीक है। अभी ये वाला भी निकल आएगा। ये 4 में से 6 चला जाएगा तो -2 आ जाएगा। ये तो सारे निकल आए लेकिन ये बच गया और ये वाला बच गया। इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं आया। आया ना? तो इसीलिए डेल्टा का एलोकेशन यहाँ पर आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ डेल्टा का एलोकेशन कोई मदद नहीं करेगा। ठीक अब इसीलिए वो नियम हम कहते हैं खूंटा मत गाड़ना क्योंकि डेल्टा का एलोकेशन वहां होगा जहां UI VJs की वैल्यू निकालने में मदद मिल सके। आई बात समझ में? अब आगे वाले में अगर डेल्टा भर देंगे अब हम डेल्टा भरवे नहीं करेंगे बच्ची। अब डेल्टा भरवे नहीं करेंगे देखो ना। सर एक बार सुन लीजिए ना। हाँ सुन ली बोलो। जी अगर आगे वाले में भर देंगे तो V5 निकल जाएगा और U4 और V5 तब वहाँ चला जाएगा मिल हाँ जाएगा। अच्छा ये कह रही हो। U3 जीरो होगा। रुक जाओ अब हम डेल्टा भरेंगे नहीं यार थोड़ी देर। रुक जाओ। अच्छा ठीक चलो जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन 3 पर है इसको 0 कर देते हैं। अब जब मेरे को फसान होगा ना वहां डेल्टा भरेंगे नहीं डेल्टा वहां इनिशियल में लिखना मत बाद में आकर के लिख देंगे। अब अपने को भी तो नहीं पता ना कहां से क्या होगा चेक करके देखना। 6 में से 0 गए 6 आया ना। 6 में से 0 गए 6 आया। 4 में से 0 गए 4 आया। और कुछ 6 में से 6 गए 0 आया। ठीक उसके बाद फिर और कहीं पर है? हाँ यहाँ देखो 4 में से 0 गए 4 आया। ठीक 1 2 3 4 ये लोग आ गए। इधर U4 आएगा। हाँ 0 नहीं -6 0 -6 तो ये -6 आया। ये भी मिल गया लेकिन फंसा कौन थे? ये दोनों फंस गए। तो एक काम करो डेल्टा अब एलोकेट करो। कहां एलोकेट करें डेल्टा? यहां पर मिनिमम कॉस्ट ना। मिनिमम कॉस्ट देखना इधर मैंने एलोकेट किया डेल्टा और जब यहां डेल्टा आया तो अभी एलोकेशन हो चुका है। एलोकेशन है तो 0 -6 दैट इज इक्वल टू +6 और 3 - 6 दैट इज इक्वल टू -3। मतलब मिल गई। सर यही बोल रहे थे ना। हाँ उसके तो मान आगे तो लिए लिख तुम्हारी दीजिए बात। वहां पर लिख देना एलोकेट डेल्टा इन S एक्सेस D5 जहां लिखे थे X एक्सेस D3 वहां D5 कर देना। D4 में किए थे इसके पहले यहां पर किए थे ना। हाँ D4 वो 4 को 5 बना दो बस बाकी सब सही है। क्लियर हुआ? कोई नियम नहीं है। हम पहले बता रहे कोई नियम नहीं है। पहले आप UI VJs ये सब निकाल लो। जब फंसो तो जिसके लिए फंसना वहीं एलोकेट कर लो। आई बात समझ में? जुआ खेल रहे जुआ गंदी आदतें पाल लिए।
हम नहीं सिखाए, हम बिल्कुल नहीं सिखाए। आप ही सिखाए थे। मम्मी जाने की स्कूल नहीं करना जा नहीं कहीं स्कूल मत जाओ। बताओ तुम लोग ऐसे मेरी तारीफ करते हो, सर गलत सलत सिखा रहे हैं। एक बार ऐसे एक बच्चे को निबंध लिखने को कहा गया, जाओ अपने टीचर्स को निबंध लिख करके लेकर के आओ। संस्कृत में श्लोक लिखा बंदे ने, और उसके बाद फिर लिखा गया, गुरु जी को संस्कृत थोड़ी कम आती थी, थे वैसे अंग्रेजी वाले सीबीएसई बोर्ड वाले गुरु जी थे, तो वो लिख करके लेकर आया, लिख रहा है अजय पुत्रम वंश शिरोमणि कपट नराख्यो तुल्यम ज्ञान मान जस धेनु के नंदन रजत परोह तुल्यम। मतलब समझो इसका, अजय पुत्रम, गुरु जी आप बकरी बच्चे खान, अजय मतलब बकरी था, अजय पुत्रम वंश शिरोमणि, और आपका वंश बहुत उत्तम है, कपट नराख्यो तुल्यम, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है, ज्ञान मान जस धेनु के नंदन, धेनु का नंदन गाय का बछड़ा यानी बैल, ठीक, आपका ज्ञान और सम्मान बिल्कुल बैल की तरह है, ज्ञान मान जस धेनु के नंदन, और रजत परोहण तुल्यम, रजत परोहण धोबी का वाहन गधा, और आपकी तुलना गधे से की जा सकती है। गुरु जी फूल की गोपा की उनकी तारीफ हुई क्योंकि उनको सीबीएसई बोर्ड के थे, संस्कृत आती नहीं थी। ये हो गया तो आगे बढ़े, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, किसी टीचर को लिख के न देना, उसको सब पता होता है, कूट के रख देगा ना, ये सब वहां पर लिखा उखा नहीं जाता है। चलो शुरुआत करें, ये बताओ कौन सा नहीं, इस क्या कहते हैं, इस चलचित्र की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और अगर फिर भी होता है इसे महज एक संयोग कहा जाएगा। यहाँ ये बताओ 4 में -3 जोड़ो 1, और 5 में से 1 घटाओ 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो। अब ये बनाना 4 में -3 जोड़ो 1, और 8 में से 1 निकालो 5, और 8 में से 5 यहाँ ना 6 में से 3 निकालो 3, और फिर 6 में से 3 निकालो, रुको, इस 6 से पहले 3 निकालो तो 3 आया, और 6 में से फिर उस 3 को निकालो तो 3 आया, फिर यहाँ पर 6 में से 3 निकालो 3, और फिर 6 में से 3 निकालो तो 3, यहाँ पर यहाँ ये 4 है, और ये कितना 0, तो 4 3 है, कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा। हाँ रुक जा, सुनो, जोड़ निकालने का सेंस तो नहीं गड़बड़ाई ना, 6 में से 3 निकाले इसलिए ना, एक्चुअली वो दोनों जुड़ रहे थे, वो दोनों जुड़ रहे थे, तो ये कितना था -3, तो गलत सेंस मत लेना कि 6 में से 3 निकालने मतलब घटाए, नहीं, 6 में से 3 इसलिए निकाला क्योंकि ये -3 था, ठीक, तो इन दोनों को जोड़ना होता है, ये तो याद है ना। अब सुनना, यहाँ पर देखना 4 है, 4 में 0 जोड़ो तो कितना आया 4, और 7 में से 4 गए 3, यहाँ पर आना 6 में 0 जोड़ो 6, और 7 में से 6 गए 1, यहाँ पर आना 6 में 0 जोड़ो 6, 5 में से 6 गए -2, यहाँ पर -2, दूसरी जगह नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ आना 6 और 6 इनको जोड़ोगे तो कितना 0, तो ये भी कितना 0। सर और +9 आएगा कहाँ पर बच्ची, जो 8 D2 ये कितना 9 नहीं, सुनो, 4 में -3 ऐड करो तो कितना आया, -3 ऐड करेंगे 1 आया, और 8 में से 1 निकाल दो तो 7 आया, ठीक, और कहीं बचा ये, यहाँ देखना 4 में -6 ऐड करो, +2 4 में -6 ऐड करो -2, और 0 -2 यहाँ 4 में -6 ऐड करो तो -2, और यहाँ से +2, क्या और कोई बची, सर 8 भी बचा है, कौन सा 8, कहाँ गया, पहले अच्छा ये बात, ये 4 है और ये कितना 0, तो 8 में से 4 गए 4, दो ही जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आई है, एक यहाँ और एक यहाँ, लिख देना नेगेटिव DIJ अकर्स, या सीधे हियर कौन कौन से हैं ये, D25 एंड
3 5, अरे थर्ड और फिफ्थ कॉलम ना, तो D3 5, और ये कौन सा है सेकंड और फिफ्थ कॉलम D2 5, ठीक। R नेगेटिव, सो solution is not optimal, solution is not optimal, इसलिए ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, डिजेनरेसी निकाल रहे हैं इसकी। और अगर ये अब ऑप्टिमल नहीं है तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को चुना जाएगा और उस सेल के लिए एक क्लोज लूप को फॉर्म करेंगे। सेलेक्ट या लार्जेस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट present in S3D5, so construct a closed loop for this cell via किससे हो करके वो देखना। चलो भैया लूप बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। बनेगा काहे नहीं बनेगा, ये देखो ये रहा, यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये, और नहीं देख रहे अखियाँ बंद करके भाई बच्ची कहाँ से दिखेगा। बन गया क्लोज लूप, ठीक। रास्ता सुनो क्या है, शुरू कहाँ से, ये शुरू ये यहाँ से ये अपार्ट, ये अनऑक्युपाइड सेल, तो ये कौन सी सेल है S3D5, S3D5 के बाद कहाँ गए S3D3, S3D3 के बाद कहाँ गए एक्सेस D3, और फिर कहाँ पर आए S एक्सेस D5, और फिर कहां पर गए S3D5, और ये आपका इंड है, इंड ऐसे बना दिए। समझ आया लूप कहां से गुजरा, बड़े लंबे लूप है इसके ऊपर थका देते हैं। कल शिवरात्रि की छुट्टी, एक दिन चला गया बच्चे, तुम नहीं समझोगी, जब मेरी जगह यहाँ पर खड़ी होगी ऐसे मुझे नहीं खड़ी होना वहाँ, तब मजा आएगा बच्चों को डांटने में। तो छुट्टी होने पे पता है कामचोर टीचर होते हैं, फिर ऐसे छुट्टी आलसी, कभी हम भी हुआ करते थे, अब नहीं होता कि छुट्टी होगी, हाँ अब घर का कुछ काम में हाथ बढ़ाओगे तो अच्छा टीचर पहले गिन लेंगे हाँ प्राइमरी में या इंटर कॉलेज, प्राइमरी में कहाँ अच्छा धमौर में, दूसरा ब्लॉक है, हम के इधर होंगे तो मेरी दीदी जानती होंगी, दुबेपुर ब्लॉक लगता होगा, दुबेपुर ब्लॉक में रेणु श्रीवास्तव है, तो हम लोगों को OR पढ़ाई थी, यही ऑपरेशन रिसर्च के लाइव वो पढ़ाती थी, बाद में उनका हो गया था, तो उन लोगों का और वो है स्वाति सिंह, हम लोगों के साथ एक लड़की पढ़ी, तो वो भी यही दुबेपुर ब्लॉक में, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो हम ही नहीं, बाकी सब हम ही, हम ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ हो जाए बताना, हो गया। साइन कन्वेंशन बोलो, साइन कन्वेंशन जहां से शुरू किए वो प्लस, बाकी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। गजब आदत, एंडिंग पे काहे के लिए साइन करेगा? सर वही तो सर नहीं बोलना एकदम सही है, तुम बोली। अच्छा ये बताओ, ये कैसी अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड, इसका एलोकेशन बोलो 2, इसका एलोकेशन 3, इसका एलोकेशन डेल्टा। अब ये बताना नेगेटिव साइन खोजो कहाँ कहाँ है, डेल्टा और 2 पे
डेल्टा और 2 पर, और दोनों में मिनिमम कौन है? डेल्टा। तो यही डेल्टा चुना जाएगा। आई बात समझ में? डेल्टा अपनी पोजीशन बदलेगा। क्लियर हुआ? लिखते हैं, ये पहले पूरा बना लो तो लिखा जाए। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। ठीक, मिनिमम एलोकेशन विद नेगेटिव साइन यहाँ पर लिखना है, या सेलेक्ट डेल्टा यहाँ पर लिख देते हैं। मिनिमम एलोकेशन इन सेल विद नेगेटिव साइन। ये रहा सेलेक्ट डेल्टा। डेल्टा कौन है? डेल्टा वो मिनिमम एलोकेशन है जो उस सेल में बैठा है जो सेल नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। तो सेलेक्ट डेल्टा एंड ऐड इट इन, और इसको आप ऐड कीजिए किसमें? उस सेल में जहां पॉजिटिव साइन है, यानी ये वाली सेल S3D5 इन S3D5। इसके बाद S3D5 के बाद पॉजिटिव सेल कहां पर है? ये वाली S3D3 यहां से 2 जगह पर ऐड होगा और 2 जगह पर सब्ट्रैक्ट होगा। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कौन सी सेल बोलो? नेगेटिव साइन वाली। ये S3D3 एंड एक ये खुद कौन है? S3D5 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो नया एलोकेशन बनाते हैं। इतना लिख लो तो नया बनाएं। एक्चुअली आपको अपने वर्क प्लेस के साथ ईमानदारी रखनी पड़ती है। तो वर्क प्लेस की ईमानदारी तभी हो सकती है जब आपके अंदर कुछ डेडिकेशन आएगा वर्क प्लेस के लिए। हाँ ठीक है, आज के समय में ये बातें बस खाली कहने भर की रह गई हैं। जो बहुत ईमानदारी दिखाते हैं वो ज़्यादा तकलीफ में जीते हैं ना। तो आज की तारीख में ऐसा है, लेकिन फिर भी हम आदत को क्या कर सकते हैं, वो तो छूटती नहीं है। हाँ, तुम लोग नए जनरेशन वाले हो, वर्क प्लेस पे आग लगा देना। बेटा हो गया ये के होने का सेंस ये थोड़ी है कि बहुत पुराने हैं। भावनाएं समझ रहे हैं। चलो सुनो, नया बना रहे हैं, टेबल बनानी ही पड़ेगी, वरना हम तो उसी में कर देते हैं। यार इतनी बड़ी टेबल है ना, बनाने में मन नहीं करता है, लेकिन हम बनाएंगे। यहाँ पर है S1, यहाँ S2, इधर S3, इधर अपने पास है SXS। ठीक, अब डिमांड नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो लिखने की मुझको जरूरत नहीं है। यहाँ पर D1, यहाँ पर D2, फिर D3, फिर अगला D4, फिर D5। चलो टेबल बहुत अगर बन गई तो सबकी तो बना जाए। यहाँ पर कितना है 5, फिर कितना 4, फिर 8, फिर 0, इसके बाद 8 7 4 0, 8 7 4 0।
फिर कितना 6 7 6 0, फिर कितना 6 6 6 0, 3 5 4 0, 4 0। इसके बाद 4 पर एलोकेशन है 4 का, 6 पर एलोकेशन है 1 का, यहाँ बदलेगा पहले 4 पर 4 का तो कर ही गए, 4 पर 4 का 6 पर कौन सा, अच्छा ये बीच वाले 6 पर कितने का 3 का। अब सुनो ध्यान देना, डेल्टा है, अच्छा इस 3 पर 8 का, और डेल्टा उठाएं। सुनो डेल्टा जब उठाओगे तो डेल्टा कहाँ ऐड होगा, ऊपर वाले पर, 4 वाले पर यहाँ डेल्टा ऐड होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया डेल्टा आ गया। अब गौर करना इधर डेल्टा है ना, ये 3 तो 3 रहेगा, इस 2 में से डेल्टा घट जाएगा, लेकिन इतना छोटा है कि कोई असर नहीं डालेगा, तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा। हाँ या ना, 2 से डेल्टा घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा बहुत स्मॉल है, ये 2 रहा। अब 3 में डेल्टा जुड़ेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 ही रहेगा, तो 4 के 2 के ठीक नीचे 3। क्लियर हुआ? और इसके अलावा कुछ कितने हुए एलोकेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलोकेशन है। अगेन ऑप्टिमलिटी चेक होगी, बनाओ फटाफट। किसमें 8? अच्छा डेल्टा बोला, अब दिखा बोला नहीं, U1 U2 U3 U4, अब फिर इनको निकालेंगे। अब कोई डेल्टा एलोकेशन नहीं होगा, इतने में काम अपना हो जाना चाहिए। चले शुरुआत करें या बना लो तब शुरू करें? यहां निकलेगा U1, इधर U2, इधर U3। घबराओ मत, जब थोड़ा एकदम पक जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। ये चैप्टर पक चुका है, अब इसकी तकलीफें बढ़ रही हैं इसलिए, लेकिन जल्दी खत्म होने वाला है, असाइनमेंट आएगा। हाँ कल तुम लोग का आज खत्म कर, इधर V1 V2 V3 V4 और V5, ये रहा। किसको 0 माने? हाँ इधर 4 लोग हैं तो इसको उड़ा दो, 0 रहा। अब बोलना 4 में से 0 गए 4, 6 में से 0 6, 6 में से 0 6, 4 में से 0 4। इधर देखना 6 में से 6 0, 4 में से 0 4, ये तो सारे निकल गए। नहीं उसके कहने से थोड़ी होगा, ये तो हम पूरा करेंगे। इसके बाद अब यहाँ 3 में से 4 -1, ये भी पूरा आ गया नहीं, ये बचा कितना 0 -6 -6। सहमत हो सारे लोग? चलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, जो कि खाली पड़ी हुई सेल है उनके लिए। देखना पहली सेल -1 को ऐड करो 4 पर, कितना आया 3, 5 में से 3 निकालो 2। फिर एक काम करो -1 को ऐड करो 4 पर, कितना 3, 8 में से 3 निकालो 5। -1 को ऐड करो 6 पर, कितना 5, 6 में से 5 निकालो 1। -1 को ऐड करो 6 पर 5, 6 में से 5 गए 1। यहाँ 0 को ऐड करो 4 पर, 4 5 में से 4 गए 1। 7 को ये 0 को ऐड करो 6 पर, 6 7 में से 6 गए 1। यहाँ देखना 0 को ऐड करो 4 पर, 4 7 में से 4 गए 3। इसके बाद यहाँ 0 को ऐड करो 4 पर, 4 8 में से 4 गए 4। अब इसके बाद फिर यहाँ नीचे 2 आएगा। कौन सा +2, ये वाला 2 +2, ये वाला 0, ये वाला +2। सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव या फिर नॉन जीरो आई। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर आर डी आई जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 implies that solution is optimal। ऐसे कैसे स्वाहा? अभी आवृत्ति नहीं पड़ेगी, अभी शेड्यूल बताना पड़ेगा। नहीं शेड्यूल बताएंगे, कॉस्ट नहीं। शेड्यूल कॉस्ट तो मिनिमम आएगी, पक्की बात है। मतलब जो डेटा बनता है
हाँ बच्ची वही करिए और कुछ नहीं लिखो। आजू को आप गलत कैसे कह सकते हैं? हम उसको गलत कह नहीं सकते, उसका नाम ही बिल्कुल गलत नहीं है तो जब उसको गलत गलत है ही नहीं तो गलत होंगे कैसे? उसका नाम ही गलत नहीं है ना। हाँ, गलत नहीं। आदमी कभी गलत हो ही नहीं सकता, अरे ना, चाहे आपको बड़ी नौकरी की आदत हो चाहे आपको मरने की आदत हो, वो गलत हो ही नहीं सकती है। तब आदमी जब को गलत मारने कैसे की कह आदत सकते? तो गलत होगी, काहे होगी? क्योंकि आज हम मरना नहीं सबसे चाहते। बदतर कंडीशन में तुम ये तो अपने आप को क्यों ले लेती हो? हम तुमको काहे मारना चाहेंगे? अरे आर्मी सर बता रहे आर्मी तुमको मार के इस क्लास की एक भीड़ कम कर देंगे। एक तो ऐसे ही भीड़ नहीं रहती है। चलो अब ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल मांगा था? शिपिंग शेड्यूल। शिपिंग शेड्यूल हेडिंग डाल देना। सो शिपिंग शेड्यूल बी, शिपिंग शेड्यूल ऐसा सीख दो बस शॉर्ट में। शिपिंग शेड्यूल, ठीक, शुरुआत करें। कहां कहां से शिफ्ट होगा सामान? सोर्स S1, S2 और S3। तो यहां पर है S1, S2 और S3। अब गौर करना, S1 से कहां पर होगा? D1, D2 और D3 पर। तो S1 से कहां पर भेजे सबसे पहले? D5 पर। S1 to D5, ठीक, S1 to D5 ये आपका सोर्स है और ये आपका डिमांड सेंटर है। S1 से D5 कितने यूनिट लेती है? 8 यूनिट टोटल। हाँ 8 यूनिट नहीं, टोटल किलोमीटर, 8 टोटल किलोमीटर 8। इसके बाद फिर S2 से कहां भेजेंगे? D1 पर। और S2 से कहां पर भेजेंगे? D4 पर। ये बताओ, 8 लोड है, 8 लोड है, किलोमीटर नहीं है। हाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा यूनिट का, किसका? मतलब 8 × 3 नहीं होगा। नहीं, सुनो नहीं समझता है तुम लोग, वापस फिर बेटा ध्यान देना। S1 आपका सोर्स सेंटर है। S1 सोर्स सेंटर से 8 यूनिट सामान सप्लाई हुआ। 8 यूनिट सामान सप्लाई हुआ। Yes, sir. अब ये बताना, 1 यूनिट और कितने किलोमीटर चलते हैं? 3 किलोमीटर, टोटल 3 किलोमीटर। Yes, sir. 8 यूनिट सामान जाने का मतलब 8 से 24 किलोमीटर थोड़े चलेंगे। 8 यूनिट सामान जाएगा, वो तो दाम में मल्टीप्लाई होगा। हमको मिनिमम किलोमीटर निकालना है। क्या पूछा? लैंग्वेज देखो, रुक जाओ, लैंग्वेज देखना। लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? लिख रहा है व्हाट शिपिंग शेड्यूल शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कुल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शेड्यूल इस्तेमाल किया जाए? तो जो तुमको ब्लॉक दिए गए हैं, जरा अपने ब्लॉक पर निकाल लो। ब्लॉक तुम्हारे कौन है? ब्लॉक किलोमीटर है। ब्लॉक कौन है? किलोमीटर है। तो मिनिमम कॉस्ट जो आएगी वो, सुनो, अगर आप S1 से D5 सामान भेजते हो तो कई किलोमीटर? 3 किलोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं? और कितना आप भेज रहे हो? 8 यूनिट भेज रहे हो। कितना भेज रहे हो? 8 यूनिट। पर सुनो, दाम क्या दिया था? 10 रुपए पर किलोमीटर पर लोड, 10 यही था कि नहीं था? Yes, sir. कितना था? 10 रुपए। 10 रुपए पर किलोमीटर पर लोड। जय किलोमीटर चलोगे और जितना लोड लेकर के जाओगे तो कैसे दोगे? कॉस्ट कैसे दोगे? 30 गुणे 8 30 गुणे 8 पर किलोमीटर। सही। सुनो इधर बात सुनो, लोड कितना ले गए? 8। लोड कितना ले गए? 8। पर लोड 10 रुपए लग रहा है। पर लोड 10 रुपए। भैया ये लोड तुम अलग अलग तो लेकर के नहीं जाओगे, इकट्ठा लेकर के जाओगे ना, तो इसका मतलब 8 लोड गया 3 किलोमीटर। एक लोड का खर्चा कितना? 10 रुपए। एक लोड का खर्चा 10, तो 8 लोड का 80। ऐसे देखोगे तो, इधर से देखोगे तो 1 किलोमीटर चलने का 10 रुपए, कितना चल रहे हो? 3, तो 10। तो चाहे तो तुम ऐसे लिखो 8 × 3 और बाहर कितना? 10। बात आई बात समझ में? तो तुम ये कंफ्यूज ही मत रहो, ये कंफ्यूजन ही दूर करो। कुछ लोग समझो 3 × 10 करें, 4 × 10 करें, कुछ ना करो, 8 × 3 बाहर क्या करो? 10 करो। क्लियर हुआ कि नहीं? टोटल मल्टीप्लाई करके निकालो, वो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। चलो शुरुआत करते हैं इसको। शेड्यूल, सुनो शेड्यूल क्या है?
S1 से सामान जाएगा, ये आपका सोर्स है और वो टेबल बनाने थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है मेरे दिमाग में। दाम में हौच पौच नहीं, दाम तो जो बताइए यही रहेगा ना। कैसे लिखा जाए? From to हाँ, फ्रॉम टू, ये मेरे को नहीं आ रहा था ना। फ्रॉम टू यूनिट्स या किलोमीटर डिस्टेंस cost और यहाँ पर यूनिट्स, कितने यूनिट सामान की कॉस्ट लास्ट में लिखा, कॉस्ट आखिरी में। सुनो, कहाँ से सामान उठाएं? S1 से। कहाँ लेकर के जाएं? D5 पर। S1 से D5 और कितनी डिस्टेंस चलेंगे? 3। कई यूनिट जा रहा है सामान? 8 यूनिट जा रहा है। इसके बाद फिर S2 से सामान उठाओ, कहाँ भेजोगे? D1 पर। D1 पर कितनी डिस्टेंस चलोगे? 4 किलोमीटर और कितना लोड ले जाओगे? सॉरी यूनिट, 4 यूनिट। इसके बाद सामान उठाओ और S2 से फिर कहाँ पर जाएगा? यहाँ D4, यहाँ तो उसको लिखो ना, D4 कितने यूनिट सामान ले जाओगे? 6। डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर। डिस्टेंस 6 किलोमीटर और यूनिट 1। अगला बोलना, S3 से सामान कहाँ जाएगा? ये कंबाइंड है D2 पर और S3 से D2 पर, D3 पर और D4 पर। D2, D3, D4, D5 वहां भी जा रहा है। वो डेल्टा, वो काहे के लिए? डेल्टा रिमूव, फाइनल आंसर बताते हो डेल्टा रिमूव। डेल्टा कौन है? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमने सॉल्व करने के लिए रखा था। ठीक, ये रहा। अब बोलना, जब आप D2 पर आ रहे हो तो कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 6, फिर 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर। कई यूनिट सामान जा रहा है? 2 यूनिट नहीं, 4 फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, बस। अब S4 है कि नहीं है? नहीं, S4 नहीं है। सुनो, यस एक्सेस का मतलब ये 3 यूनिट सामान कहीं सप्लाई नहीं है, ये खत्म है। सर किलोमीटर की भी अगर बनाना तो चाहे बना ही नहीं था भैया, मेरे 3 तो बना ही नहीं था। यस एक्सेस का ही या फिर एक्स्ट्रा जोड़ा गया था, एक्स्ट्रा, तो वो कहीं जाने होने वाला नहीं है। ये आपका को निकल के आया। सर बगल में 1 किलोमीटर की भी एक वो बना सकते हैं क्या? टेबल। किलोमीटर की लिखा रखिए, डिस्टेंस दोनों को आ जाएगा। कितने यूनिट सामान गया वो ये है, कितने किलोमीटर चल रहे हैं वो ये है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो किलोमीटर का कॉलम बना हुआ है, तुमको बहुत कंफ्यूजन हो रही है। डिस्टेंस के आगे लिख दो किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर चले। आप समझ में आई बातें? कंफ्यूजन हो तो बताओ, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पीछे ये बात सबको समझ आई कैसे काम हुआ ना? किसी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। टोटल कॉस्ट निकाल, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ऐसे लिखना। सुनो, ये 8/3। सर अगर मान लीजिए केवल डिस्टेंस पर किलोमीटर हम लगा रहे हैं, तब तो 10 का मल्टीप्लाई केवल 3 में ही होगा ना, तो यूनिट्स पे भी लगेगा। मतलब अच्छा ये बताओ, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाएगा, हर यूनिट को अलग अलग लेकर के जाएंगे, तो 3 जाना 3 आना 6 किलोमीटर होगा। बच्ची नहीं समझ पाई मेरी बात? मान लो हम सामान बेच रहे हैं, यहाँ से 8 यूनिट सामान गोलाघाट पर जाना है, यहाँ से 8 यूनिट सामान या कूड़े भार जाना है। यहाँ से कूड़े भार की दूरी 20 किलोमीटर। तो जब 8 यूनिट यहाँ से कूड़े भार जाना है तो कूड़े भार एक डेस्टिनेशन है, तो 8 यूनिट इकट्ठा भेजेंगे कि पहले भैया एक पार्ले बिस्किट पहुंचाओ, लौट के आना, फिर दूसरा का पार्ले बिस्किट ले जाना, फिर आना तो फिर ले जाना। तब कितना हुआ? 8 जाना, 8 आना, फिर 8 जाना, फिर 8 आना, 2 फिर 8 सामान इकट्ठा होगा और 8 सामान इकट्ठा पहुंच जाएगा। सर बात तो सही है, लेकिन फिर आप इसके पहले बोले थे 3 गुणे 8 तब जाके पहले मेरी बात सुन बच्ची, पहले मेरी बतिया सुन। ब्रैकेट के बाहर 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पर लोड पर किलोमीटर 10 रुपए जा रहा है और आप कितना लोड भेज रहे हो? 10 लोड भेज रहे हो, सॉरी 8 लोड भेज रहे हो। एक लोड का ही 10 रुपया लग रहा है, एक लोड का ही 10 रुपया। आप कितना भेज रहे हो? 8 लोड भेज रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 10 से तो मल्टीप्लाई तो बनेगा। ऐसे तुम्हारे हिसाब सोचेंगे ना तो 10 गुणे 10 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ पाई? वीडियो रोको, इनको पहले समझाएं, खूब ढंग से, नहीं कंफ्यूज रहेंगे। बस यही मेन बात यही थी। कॉस्ट निकालने में यही गड़बड़ी करोगे ना तो आंसर की जो 920 है ना, ये और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में 100 मिल जाएगा। 8/3 प्लस
फिर अगला कितना है 4 गुणे 4 6 गुणे प्लस अगला कितना है 6 गुणे 1 6 गुणे 1 4 गुणे 4 प्लस अगला कितना है 4 गुणे 4 6 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 3 और पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना आ रहा है 920 मतलब अंदर जोड़ 92 आ रहा है तो ये हो गया 920 यही आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है लिख लो भैया बस इतने पर इसको रोक ठीक समझ आया डीजेनरेसी अब निकाल लोगे यस सर अगर डीजेनरेसी मिलती है तो निकाल सकते हो तो आज सवाल भेजते हैं डीजेनरेसी यस सर सर इसमें 2 डेल्टा हाँ 2 डेल्टा भरना होगा 2 डेल्टा भरेंगे उसमें कौन सी दिक्कत है